वो शादियां जो कभी दो फैमिलीज को जोड़ने और दो जिंदगियों की नई शुरुआत हुआ करती थी, लेकिन आज वो कल्चर मुट्ठी भर लोगों के हाथों टॉक्सिक कल्चर बन चुका है। एक ऐसा कल्चर जो हमारी जमीन नहीं, हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल गिरवी रख रहा है। यूनाइटेड नेशंस अपनी रिपोर्ट में कैटेगोरिकली कह चुका है, जहेज ना देने या कम देने पर सबसे ज्यादा औरतें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मार दी जाती हैं। इंडिया में 8,391 डेथ्स पर ईयर और पाकिस्तान में 2,000 डेथ्स पर ईयर रिपोर्ट हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात, आखिर क्यों हम इस टॉक्सिक कल्चर को खत्म नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबा गुलाम सिर्फ 5 एकड़ का गरीब सा काश्तकार, आंखों में वही बड़े बड़े सपने जो हर बाप देखता है। जब बड़ी बेटी की शादी का वक्त आया तो बेटी का इसरार और बाप का दिल दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि सब कुछ शानदार होगा, हर वो चीज होगी जो दुनिया करती है। और फिर दुनिया को दिखाने की दौड़ में बाबा गुलाम वो कदम उठाता है जिसके बाद वापसी मुश्किल थी। बाबा गुलाम अपने और अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज मांगता है, जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन उठाता है। दोस्तों, ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। बट फॉर सम रीजंस यहाँ आपको बाबा गुलाम का असल चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन किसी और से इस कहानी की मुमासलत फकत एक इत्तिफाक हो सकती है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो फिर शादी का दिन आता है। बड़ी धूमधाम से बाबा गुलाम अपनी बेटी की शादी करता है और समाज में अपनी पग ऊंची करते करते कर्ज का फंदा अपने गले में डाल लेता है। ये एक बाबा गुलाम नहीं, हमारे इर्द गिर्द कई लोगों ने ये फंदा अपने गले में डाल रखा है। वो शादियां जो कभी दो फैमिलीज को जोड़ने और दो जिंदगियों की नई शुरुआत हुआ करती थी, लेकिन आज वो कल्चर मुट्ठी भर लोगों के हाथों टॉक्सिक कल्चर बन चुका है। एक ऐसा कल्चर जो हमारी जमीन नहीं, हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल गिरवी रख रहा है। आज के इस वीडियो में हम बेनकाब करेंगे पाकिस्तान के इस टॉक्सिक वेडिंग कल्चर को और जानेंगे कौन है इसके पीछे और इस शो ऑफ के फंदे से कैसे खुद को बचाया जा सकता है। शो ऑफ में जो पहला बोझ किसी बाप पर पड़ता है उसको उर्दू में जहेज, हिंदी में दहेज और इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। डाउरी सिस्टम एक बहुत ही सीरियस एंड सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जरा समझते हैं, 21वीं सदी के पढ़े लिखे समाज में जहां दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त हो जाना चाहिए था, वहीं ये प्रथा लगातार बढ़ती कैसे जा रही है। आज भी हमारी सोसाइटी में जहेज एक ऐसी डिमांड है जो बहुत सी फैमिलीज के लिए मैनेजेबल नहीं। ज्वेलरी, कैश, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कभी कभी यह डिमांड गाड़ी वगैरह तक पहुंच जाती है। और ये डिमांड्स तो सिर्फ शुरुआत होती हैं। मीर तकी मीर का एक शेर याद आ गया, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से जाहिदा नामी एक औरत की कहानी सामने आती है, जिसने बताया कि उसके इन लॉज की डिमांड पूरी करने के लिए उसके बाप और भाइयों ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लोन उठाया ताकि वो उसके इन लॉज की डिमांड्स पूरी कर सकें, लेकिन वो उतना ना कर सके जितना उसके इन लॉज डिमांड कर रहे थे। जिसका नतीजा यह निकलता है कि कई सालों तक जाहिदा को मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है, यहाँ तक कि शादी के 15 साल गुजर जाने के बाद तक भी उसके इन लॉज जहेज कम देने पर उसको ताने मारते रहे। यूनाइटेड नेशंस अपनी रिपोर्ट्स में कैटेगोरिकली कह चुका है, जहेज ना देने या कम देने पर सबसे ज्यादा औरतें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मार दी जाती हैं। इंडिया में 8,391 डेथ्स पर ईयर और पाकिस्तान में 2,000 डेथ्स पर ईयर रिपोर्ट हो रही हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 80% पाकिस्तानीज 32,000 रुपए या इससे भी कम पर मंथ कमा पाते हैं,
जिसमें जहेज जैसी डिमांड्स पूरी करना लगभग नामुमकिन सी बात है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जहेज अरेंज नहीं हो पाता तो शादियां पोस्टपोन हो जाती हैं। इन सम केसेस रिश्ते तक खत्म कर दिए जाते हैं। मंगनी आपकी क्यों टूटी है, किस वजह से टूटी है? मेरी मंगनी जहेज की वजह से टूटी है। जहेज आप नहीं दे सकती? हाँ जी। अगर कोई कम जहेज या थोड़ी सस्ती चीजों के साथ बेटी ब्याह दे तो लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना दी जाती है। ससुराल में उसको इंसल्टिंग बिहेवियर और टॉन्ट्स फेस करने पड़ते हैं। जितनी भी चीजें जहेज में आई हैं सब की सब नकारा है। यहाँ मेरा एक सवाल है हर उन पेरेंट्स से जो जहेज डिमांड करते हैं, क्या आप 25-30 साल में अपने बेटे को इस काबिल भी ना बना सके कि वो घर में रहने के लिए जरूरत की चीजें खरीद सके? ये क्या है? ये तो खोटा सिक्का है। और ये क्या है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है क्या? जहेज से एक स्टेप आगे चलते हैं तो पता चलता है शादियों को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। फंक्शंस, बैंड बाजा, लग्जरीज, इन सब का प्रेशर हर लेवल की फैमिली फील करती है। गैलप का एक सर्वे बताता है कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी फैमिलीज शादियों पर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करती हैं, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी डिमांड करती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक वेडिंग इंडस्ट्री, जिसमें कमर्शलाइजेशन, वेडिंग प्लानर्स, लग्जरी बैंक्वेट हॉल्स, मेकअप आर्टिस्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर्स शामिल हैं, ये इंडस्ट्री $5 बिलियन एनुअली जनरेट करती है। इन नए नए अमीरों से मेरी एक गुजारिश है, आपकी शादी आपकी खुशी होती है, आप इसको जैसे चाहें सेलिब्रेट करें, पर खुदारा इसकी कमर्शलाइजेशन न किया करें। आपकी तशहीर से कितने ही लड़कों और लड़कियों के सपने टूट जाते हैं और सपने टूटने का दर्द आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप ठहरे अपर क्लास के लोग। आपको बस ख्याल करना है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में पिसता एक तबका, जिसको हम सो कॉल्ड मिडिल क्लास कहते हैं। असल नुकसान उनका होता है। मिडिल क्लास के सिर्फ सपने ही नहीं टूटते, ये कल्चर उनके बच्चों की सेहत और तालीम तक को खा जाता है। ये मिडिल क्लास बेटी पैदा होते ही उसके जहेज के लिए जरूरी चीजें जमा करना शुरू कर देते हैं। उसकी तालीम से ज्यादा इनको उसकी शादी की फिक्र होने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% पाकिस्तानी फैमिलीज बचपन से बेटी की शादी के लिए सेविंग्स शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो ये समझ कर चल रहे होते हैं इतना बड़ा खर्चा करना एक ही बार में नामुमकिन होगा। जब शादियां एक्सपेंसिव हो जाती हैं पर सेविंग्स होती नहीं, तो इन मिडिल क्लास फैमिलीज को लोन लेना पड़ता है। कभी कभी ये कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि वापस करना मुमकिन नहीं रहता। कुछ केसेस में लोग अपनी जमीन या प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं, या कभी कभी अगली जनरेशन के फ्यूचर तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। एक शादी करके पूरे घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म कर दी जाती है, और अगर साथ में आजकल की तरह इन्फ्लेशन अपने पीक पर हो तो आने वाला वक्त मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात, आखिर क्यों हम इस टॉक्सिक कल्चर को खत्म नहीं कर पा रहे। सबसे पहली वजह है सोशल प्रेशर। जब नेबर्स और रिलेटिव्स कहते हैं कि शादी कौन सा बार बार होनी है, अरे एक ही बार तो जिंदगी में ये मौका आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो बंदा एम्बैरेसमेंट या इंफीरियरिटी फील करने लगता है। दूसरी वजह है मटेरियलिज्म और स्टेटस सिंबल। शादी को अब एक शो ऑफ इवेंट बना दिया गया है, जिसमें खुद को दूसरों से बढ़कर या कम से कम दूसरों के बराबर दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करी जाती है। तीसरी वजह है इनर्शिया ऑफ ट्रेडिशन, यानी जहेज इतनी गहरी सोच बन गया है कि लोगों को लगता है अगर नहीं दोगे तो इन लॉज में बेटी की इज्जत नहीं होगी। इस परसेप्शन को बदलना बहुत जरूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है। चौथी वजह है लॉ एंड इन्फोर्समेंट गैप। हालांकि कुछ कानून हैं इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, लेकिन एज यूजुअल उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसमें कुछ कसूरवार सोसाइटी खुद भी है
कि लोग इस तरह के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते। अगर कुल मिलाकर बात करी जाए तो लोग सिर्फ एक शादी के लिए नहीं, समाज में अपनी इज्जत, अपनी इमेज, अपनी सोशल स्टेटस और साइकोलॉजिकल पीस को बचाना चाहते हैं। बस इसी प्रेशर ने इस कल्चर को परपेचुएट कर रखा है। लेकिन सोसाइटी से मेरा एक सवाल है, इतना सब कुछ करके भी आपको कोई गारंटी कार्ड मिलता है कि आपकी बेटी अपने इन लॉज के घर खुश रहेगी? इसका जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब समझते हैं इस टॉक्सिक वेडिंग कल्चर को कंट्रोल करने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें हमारा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद कोशिश करी जा सकती है, अगर दुल्हा और दुल्हन की फैमिलीज को यह समझा सकें कि शादी का मतलब स्टेटस दिखाना नहीं होता, तो काफी हद तक बेहतरी आने के चांसेस हो सकते हैं। माइंडसेट बन जाता है कि भाई यार उसको मिला है, हमें क्यों नहीं मिलेगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक ये समझाया जा रहा है कि तुम पराया धन हो, और दूसरे घर जा रहे तो बोल रहे हो तुम तो पराये घर से आई हो। तो उसका तो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, बट शी हैज टू लिव शादी से पहले एक घर के लिए, एक घर की कंडीशन में, और शादी के बाद दूसरे घर। एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है पहले तो, और पहली बात तो ये मेंटालिटी बाहर निकालनी है कि शादी को एक तरीके से ट्रेडिंग ऑप्शन देख रहे हैं। लीगल रिफॉर्म्स और इन्फोर्समेंट जरूरी हैं। अगर जहेज की डिमांड करी जा रही हो या प्रेशर दिया जा रहा हो तो वो इल्लीगल है, उसको रिपोर्ट किया जाए ताकि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा उसको टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। सोसाइटी को एजुकेट किया जाए, स्कूल्स, कम्युनिटीज, डायलॉग, सेमिनार्स, मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, रिलीजियस लीडर्स सब मिलकर ये बताएं कि जहेज लेने या देने से डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी पैदा नहीं होती, सिर्फ बर्डन जनरेट होता है। दोस्तों, वीडियो तो खत्म होने वाली है, लेकिन बाबा गुलाम की कहानी आज भी चल रही है। उसकी जमीन आज भी गिरवी पड़ी है, लोन की किस्तें आज भी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। अगर हम मिलकर डिसाइड करें कि हमारी शादियां शो ऑफ और सोसाइटी की डिमांड्स पर नहीं, सिर्फ हमारी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक होंगी, तो कभी कोई बाबा गुलाम दोबारा पैदा नहीं होगा। अगर इतनी सी बात हमने अडॉप्ट कर ली तो ये अंधेरा देखते ही देखते रोशनी में बदल जाएगा। वैसे भी शादी का मतलब सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, जिंदगी का नया सफर होता है, और अगर इस सफर पर कर्ज लेकर निकलना है तो वापसी पर सबसे पहला बोझ उस कर्ज को चुकाने का होगा। दोस्तों, ऐसे इश्यूज पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अपनी आवाज के साथ आपकी आवाज मिलाना है, ताकि मेरे साथ आप भी ऐसे मसाइल पर आवाज उठाएं और सोसाइटी को इन मसाइल से निकालने की कोशिश जारी रखी जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज।